डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलजीव है और हमने बिहार में इसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किया है। हमारे राज्य में गंगा नदी में, गंडक में, कोसी में और कई नदियों में डॉल्फिन बड़े पैमाने में पाया जाता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन बिहार में है और हम लोग इसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आम आवाम से भी हम अपील करते हैं कि डॉल्फिन को संरक्षित करें। जो हमारे मछुआरे भाई हैं, हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि डॉल्फिन हमारा बहुत ही प्यारा जलजीव है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है, आप इसे संरक्षण दें। नदियों पर जीवन है, नदियों में जीवन है। कोसी वो नहीं जिसे लोग समझाने की कोशिश करते हैं। कोसी जिंदगी है, कोसी जीवन शैली है, कोसी जन जन की पुकार है। हिमालय की लगभग 7000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर कोसी नदी अपनी अविरल यात्रा शुरू करती है। कोसी ने बिहार के प्लेन्स में बहुत बड़ा फैन बनाया है, जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव फैन कहलाता है। जो जियोमॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी की जो लिंकेज है, उसको बहुत ज़रूरी है समझना। और चूंकि ये कोसी बहुत यूनिक इकोसिस्टम है और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सस्टेन करने के लिए सारे जो फ्यूचर में हम किस तरह से इस नदी को मैनेज करेंगे, उनको इस लिंकेज को समझना बहुत जरूरी है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए यह सप्तकोशी महाकोशी या कोसी हो जाती है। बिहार में भीमनगर के रास्ते कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने तक के सफर में कोसी नदी जलीय जीवों जैसे गंगा डॉल्फिन, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पंछियों और मानव जाति को अपनी जीवंत धारा से जीवन प्रदान करती है। कोसी बराज के बाद पानी का फैलाव बढ़ जाता है। सुपौल तक कोसी का स्वरूप बड़ा दिखाई देता है। सुपौल क्षेत्र में कोसी किनारे रहने वाले ज्यादातर लोग वैष्णव हैं। इलाके में मछली का शिकार न के बराबर होता है, इसलिए यहाँ मछलियों की तादाद अच्छी खासी है। क्योंकि यहाँ वैष्णव लोग बहुत ज्यादा है, मछुआरा बहुत कम है, मछुआरा नहीं के बराबर है। यहाँ कई प्रजाति के पक्षी दिखते हैं। शीतकालीन प्रवासी पंछियों का बसेरा भी होता है। पेड़ों पर कई घोंसले भी दिख जाते हैं। पतली धाराओं में मिलने वाली मछलियों के कारण पक्षियों की आवक कुछ ज्यादा ही रहती है। इसमें मछलियों की कई प्रजातियों के साथ साथ कई प्रजातियों का कछुआ भी पाया जाता है। जैसे जैसे कोसी सहरसा जिले में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, कोसी की चौड़ाई कम हो जाती है, इसकी प्रवाह थोड़ी स्थिर हो जाती है। कोसी के जलीय जीवों में विभिन्न प्रजातियों की मछलियां और कछुआ प्रमुखता से हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है डॉल्फिन। कोसी के जलीय जीवों में डॉल्फिन के प्रति लोगों में अपार प्रेम और श्रद्धा है। सुपौल जिला में इसे स्थानीय लोग भगीरथ भी बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सोंस को वे भगीरथ क्यों बुलाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह गंगा पुत्र है और इसे गंगा का वाहन भी माना जाता है। शायद इसीलिए इसे भगीरथ कहा जाता है। पुरानी कहावत के अनुसार कि जो गंगा जो धरती पर आया वो कौन लाए, भगीरथी गंगा है क्या है, तो वही अपना जो है एक रूप में जो है उसमें रहते हैं। इसलिए धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग जो है ना न मारने देते हैं न मारते हैं। कोसी के सहान छी उ भादो महीना रहे छे, आइयो कल छे, उगे छे सु करैत रहे छे, आना उगल आ डूबल। कोसी में पाई जाने वाली स्तनधारी डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या है। यह भारत की नदियों में पाई जाने वाली एकमात्र स्तनधारी जीव है। इसलिए इसे सांस लेने के लिए कम ही अंतराल में समय समय पर पानी के भीतर से निकलकर
ऊपर सतह पर आना होता है। इनको सांस लेने के लिए हमेशा ऊपर आना पड़ता है। और आप देखेंगे ये हमारे ही तरह जो है सो ये स्तनपायी प्राणी है, मैमल्स है। ये मछली की तरह दिखता है लेकिन मछली नहीं है। लंबी थुथुनों से सांस लेने के दौरान दूर दूर तक सूं सूं की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोग शायद इसी कारण डॉल्फिन को सोंस भी बुलाते हैं। कोसी नदी में मछलियों की भरमार की वजह ही है कि यहां छिछले पानी से लेकर गहरे पानी तक में डॉल्फिन शिकार करती देखी जा सकती हैं। कोसी के तट पर रहने वाले लोगों के बीच डॉल्फिन यानी सोंस के बारे में जानकारी बहुत ही कम है। उनके बीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन्हें सोंस के जीवन चक्र की कोई खास जानकारी नहीं है। उसका रहने सहने का स्थिति क्या है, इसके संबंध में मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। आँख है उसको, आँख नहीं दे तो देखता है कैसे? मछली को कैसे देखता पानी में कि वो भाग रहा है तो उसको पीछे करेंगे? आँख है। बहुत कम लोगों को पता है कि डॉल्फिन देख नहीं सकती। यह इकोलोकेशन यानी प्रतिध्वनि निर्धारण और सूंघने की अपार क्षमताओं से अपना शिकार और भोजन तलाशती है। तो लाइट एंड डार्क में डिफरेंशिएट करती है ये, इसलिए श्रुति श्रवण जो करते हैं ये प्रतिध्वनि सुन करके इकोलोकेशन से इसका काम चलता है। यह एक मांसाहारी जलीय जीव है जो केवल छोटी मछलियों को खाती है। मादा डॉल्फिन की औसत लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। इसकी औसत आयु 28 वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। यह प्राचीन जीव लगभग 10 करोड़ साल से भारत में मौजूद है। सन ऑफ रिवर कहे जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सम्राट अशोक के स्तंभ लेख संख्या 5 ने 246 ईस्वी पूर्व में गंगा और इसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन का जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक ने राज्यादेश जारी कर डॉल्फिन, जिसे पाली में पापुता कहते हैं, के शिकार पर रोक लगा दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। वर्ष 1996 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी डॉल्फिन को विलुप्त प्राय जीव घोषित कर चुका है। कोसी के पूर्वी और पश्चिमी बांध के बीच जलधाराओं पर डॉल्फिन उन्मुक्त विचरण करती दिख जाती हैं। नदी में मछलियों की बहुतायत यहां के मछुआरों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। पंछियों के कलरव, नील गायों के खिलदंडापन नदी को उसके अभिशाप से मानो मुक्त करने पर आतुर दिखती है। गंगा की सहायक नदियों में महानंदा का नाम भी आता है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। पूर्णिया प्रमंडल के बायसी, अमौर, किशनगंज से गुजरने वाली इस नदी में भी डॉल्फिन की उपलब्धता देखी गई है। सन 1998 में पहली बार प्रोफेसर आर.के. सिन्हा के नेतृत्व में मैं अररिया के पास जो परमार नदी है उसका सर्वे किया था और उस नदी में भी हमने डॉल्फिन देखा था। 2013 के सर्वे में सिर्फ परमार नदी में 35 गांगेय डॉल्फिन मिले थे। अररिया जिले के झमटा गांव के पनार नदी में डॉल्फिन काफी संख्या में दिखती है। अररिया में पनार नदी के आसपास के ग्रामीण और मछुआरे इसे शुभ मानते हैं। हम लोग जो ऊपर में जाल झांपते हैं सर, जैसे ऊपर में जाल झांपे तो उधर से खुदरा मछली भागा तो उस पर सोचा जाता है खाने के लिए, तो हम लोग भी रुक जाते हैं, वो खाकर निकल गया, फिर हम लोग लाफसा देते हैं। जैसे हम लोग देवता मानते हैं, हम लोग को देवता हुआ उन्हें कैसे उसको शिकार करेंगे। अररिया के डॉल्फिन प्रेमी और इसके संरक्षक श्री सुदन सहाय की माने तो पिछले 5 वर्षों में महानंदा नदी की सभी सहायक नदियों में सोंस की संख्या में वृद्धि हुई है कि दूसरे जगह डॉल्फिन की संख्या घट रही है और मेरे यहाँ 11 से आज 38, 39, 40 के संख्या में
है। कोसी महानंदा नदी बेसिन की नदियों के जलीय जीवों में कई तरह के कछुए भी दिख जाते हैं। ये कछुए कोसी के कटाव से कटे किनारों पर भोजन की तलाश और धूप सेंकने आते हैं। ज्यादातर तो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कुछ बड़े कछुए भी दिखते हैं। कोसी के सुनसान किनारा कछुओं के लिए प्रजनन के बाद अंडा देने के लिए सबसे अच्छी जगह होता है। बालू को गड्ढा कर कछुए अंडे देते हैं और फिर वापस पानी में लौट जाते हैं। यहां के मछुआरे रात में इन कछुओं का शिकार करते हैं। कछुए और डॉल्फिन का शिकार चोरी छिपे तरीके से होता है। ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि दोनों जलीय जीवों की तस्कर जगत में भारी मांग ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। लेकिन ज्यादातर की मौत मछुआरों की जाल में फंसकर हो जाता है। कछुआ तो बाहर विदेश में भेजा जाता है। कछुआ बेगरत को पकड़ाता है कोई जो मुखिया लोग है ना, और अगर जाल में फंस जाते हैं तो उसको तेल निकालते हैं। तेल बना के उसका दवा भी बनता, मछली भी उसे मारा जाता, तेल से बात में भी काम करता है। मछली मारने के लिए मछुआरे कई तरह के जाल बिछाते हैं। इसके लिए करंट जाल जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें मछलियों के साथ सोंस भी फंस जाती हैं और निकल नहीं पाते। सांस लेने के लिए डॉल्फिन और उनके बच्चे जब पानी की सतह पर नहीं आ सकते तो उनके दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा मच्छरदानी जाल का उपयोग भी होता है। नतीजा ये होता है कि इन जालों में बड़ी मछलियां तो फंसती ही हैं, कई छोटी मछलियां और उनके अंडे भी इस जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण नदियों में मछलियां जो कि सोंस का भोजन है, उसकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। इसका सीधा असर सोंस पे पड़ता है। भोजन की कमी से सोंस की आबादी भी कम होती जाएगी। कुछ मछुआरे हल्के विष का प्रयोग करते हैं। पानी में विष डालने से मछलियां बेसुध होकर जाल में फंस जाती हैं। शिकार का यह सबसे खतरनाक तरीका होता है। ये विष मछलियों के साथ ही डॉल्फिन के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर यही हाल रहा तो मछलियों के शिकार पर आश्रित रहने वाली डॉल्फिन ही नहीं, बल्कि मछलियों पर आश्रित सभी जीवों के अस्तित्व पर संकट छा जाएगा। माघ महीना में एलडी डाल दिया था, उसमें बहुत करीब 10 ठो तो सोंस मारा गया है। यह भी देखने में आया है कि जहां पुल पुलिया बनाए जाते हैं, वहां भी सोंस की आबादी घट जाती है। ये अवधारणा है कि डॉल्फिन के तेल में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को नकारते हैं। फिर भी इन भ्रांतियों ने डॉल्फिन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दवा का इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू है नहीं। आयुर्वेदिक वाले हों, चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, सबों से पूछा था मैंने, किसी ने नहीं कहा कि यहाँ कोई मेडिसिनल वैल्यू है। अगर ऐसा होता तो हम किसी न किसी इंग्रेडिएंट के रूप में उसको यूज करते। डॉल्फिन को बचाना है तो सबसे पहले इन सारे गुण दोष से इन्हें बचाना होगा, क्योंकि डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों के स्वास्थ्य की निशानी है। हम मछुआरों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि उन्हें ये जानकारी हो। बहुत बार अनजाने में भी वो डॉल्फिन का शिकार हो जाता है। कई बार डॉल्फिन उनके जाल में फंस जाती है, वो नहीं मारना चाहते हैं, फिर भी उस स्थिति में अनुरोध होगा कि वे अपने जाल को काट कर इसको निकाल दें और उसके जाल के लिए मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया जाता है। मेरा सभी से अनुरोध होगा, खास तौर पे मछुआरे भाइयों से हमारा अनुरोध होगा कि वे बहुत जो महीन जाल का प्रयोग करते हैं वो न करें, क्योंकि उससे जो छोटी मछलियाँ होती हैं जो कि डॉल्फिन का भोजन होती हैं वो उससे नहीं मिल पाती है। साथ ही जो अन्य तरह के जो अवैध हैं, जैसे करंट वाले जाल या हल्के जहर का प्रयोग करना, ये सभी न केवल अन्य मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि ये डॉल्फिन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों एवं मछुआरों के बीच सोंस से जुड़े भ्रांतियों को दूर कर मुहिम खड़ा किया जा रहा है।
इस मुहिम से मछुआरे और स्थानीय कार्यकर्ता जुड़े हैं। सुधन सहाय जैसे कई कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डॉल्फिन कोसी की धाराओं पर मचलती है, थिरकती है और बेफिक्र खुशी के गीत गाती है। जब मानने वाले सोंस को भगीरथ का वंशज मानते हों और पूजने वाले प्रणाम कर अपनी दिनचर्या शुरू करते हों, तो उस डॉल्फिन को डर कैसा।